वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा सबसे डिमांडेबल क्वेश्चन पेपर जिस रिलेटेड आप लोग बहुत बार कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट किए थे, व्हाट्सएप पर भी आप लोग एसएमएस करते, कॉल करके भी आप पूछते सर आपका सिलेक्शन तो बीएआरसी में हुआ था, तो आपका टाइम में एडवांस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसका ऊपर सर एक वीडियो बना दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आईटीआई पास आउट किया 2018 साल में अक्टूबर महीना में। उसका बाद मैंने अब एग्जामिनेशन दिया जहां पे मैंने अभी जॉब कर रहा हूं WBPDCL वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर। उसका बाद मैं बीएआरसी का एग्जामिनेशन दिया और बीएआरसी का एग्जामिनेशन में हम लोगों का टाइम टोटल 12 सीट था 2019 साल में जिसका रिक्रूटमेंट आया था। 12 सीट में से 6 सीट अनरिजर्व का था और टोटल अगर बात करते 12 सीट में से 6 स्टूडेंट टोटल सिलेक्ट हुआ था और अनरिजर्व में टोटल 4 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुआ था, 2 पोस्ट ऐसे ही खाली गया था। और अनरिजर्व में मैं अकेला स्टूडेंट था जो अनरिजर्व कैटेगरी से मैं सिलेक्ट हुआ था, बाकी सब ओबीसी स्टूडेंट था, एससी एसटी स्टूडेंट था जो अनरिजर्व का कैटेगरी में आया था। तो काफी कंपटीशन हुआ था, लेकिन हम लोगों का टाइम जो कंपटीशन हुआ था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हुआ था। एडवांस एग्जाम में हम लोग का कोई दिक्कत नहीं था। एक वीडियो मैंने बनाया था बीएआरसी ज्वाइनिंग लेटर, तो आप लोग भी ढूंढ के देख सकते हैं। बीएआरसी ज्वाइनिंग लेटर यूट्यूब पर अगर सर्च करके मेरा ज्वाइनिंग लेटर का वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बीएआरसी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमें कितना मार्क्स मिला था और एडवांस एग्जाम में हमें कितना मार्क्स मिला था। तो एडवांस एग्जाम में हमें मिला था 146 मार्क्स और कितने में से मिला था आप लोग जानते हैं, 150 में से एग्जामिनेशन हुआ था, 146 मार्क्स हमें मिला था। इसीलिए अनरिजर्व कैटेगरी में हमें पहला रैंक, अनरिजर्व कैटेगरी में पहला रैंक मेरा था, पहला नाम मेरा था। और इसमें से आप लोग जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहता है, एक गलत जब होता है आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 50 क्वेश्चन में से मेरा एक गलत हुआ था, तो उसका तो जो 3 ओरिजिनल मार्क्स था वो तो गया और गलत करने के कारण मेरा जो टोटल मार्क्स था 1 नंबर गया, मतलब टोटल 4 मार्क्स डिडक्ट हुआ 150 में से 146 मार्क्स हमें मिला था। सेकेंड स्टेज का पेपर बहुत आसान था। अगर बात करते प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर बहुत टफ था कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया था, कैलकुलेशन से, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ का भी सवाल थोड़ा हटके पूछा गया था। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि 12th लेवल पर नहीं पूछे, जैसे एनपीसीएल गोरखपुर में पूछा ऐसा नहीं है, लेकिन 10th लेवल पर ही पूछा, लेकिन मैथ का भी लेवल स्टैंडर्ड था और साइंस केमिस्ट्री भी पूछा था। जनरल नॉलेज सबसे इजी पूछा था, लेकिन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ था। लेकिन मैं एक्चुअली नॉन टेक्निकल के लिए तैयारी करता था, एएलपीएन टेक्नीशियन के लिए तैयारी करता था, तो मैंने एग्जामिनेशन दिया और काफी अच्छा मार्क्स मैंने गेन किया था। तो आप लोग माई ज्वाइनिंग लेटर का वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें भी मैंने शायद फर्स्ट स्टेज में 120 का ऊपर मार्क्स मैंने लेके आया था। तो हम लोग का जो पास मार्क्स है, आप लोग जानते हैं अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रहता है, मतलब 60 मार्क्स अगर प्रिलिमिनरी में आता है तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। हम लोग का सेंटर में टोटल शायद 18-19 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था और मुंबई में एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी शायद 20 कैंडिडेट का आसपास सिलेक्ट हुआ था फिटर ट्रेड में। तो फिटर ट्रेड में फर्स्ट स्टेज को शायद 38 से 40 कैंडिडेट पास हुआ था। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर से शायद 18 कैंडिडेट पास हुआ था और 18 कैंडिडेट में मैं अकेला जनरल था। मेरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी मार्क्स काफी अच्छा था और इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि बीएआरसी एनआरबी का जो पेपर होता है, एनआरबी का मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, एनआरबी का क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बीएआरसी का बाकी जगह के देखे, मैसूर के देखे तो वो इजी होता है, लेकिन बीएआरसी मुंबई का कैसे होगा आप लोग पूछ रहे हैं। तो देखो अभी से हम कैसे बता सकते हैं, इस बार आप लोग का सीबीटी होगा और क्या दिक्कत हो रहा है, सीबीटी में अलग अलग एजेंसी पेपर को कंडक्ट कर रहा है, उसको लेवल पता नहीं कि पहले किस लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता था, वो एकदम सीधा अपने हिसाब से एसएससी लेवल का मैथ पूछा जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का भी मैथ पूछा जा रहा है। तो जब प्रिपरेशन करना है तो अच्छा से प्रिपरेशन करना है। तो इसीलिए आप लोग का डिमांड था सर आप लोग का टाइम
क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं जब भी एग्जामिनेशन दे के आता था तो तब कॉपी पर आके क्वेश्चन को नोट करता था, जितना भी क्वेश्चन है उसको हमने लिख के रखा था। तो टोटल 50 क्वेश्चन इसमें नहीं है, मोर देन 45 क्वेश्चन इसमें है जो मैंने कॉपी में लिख के रखा था और आज का पेपर में मैं डिस्कशन करूंगा। और कौन सा क्वेश्चन में मेरा 1 मार्क्स गया, टोटल जो गलत हुआ था एक क्वेश्चन के लिए मेरा 4 मार्क्स टोटल चला गया था, वो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा वो अनकॉमन था, बाकी सब क्वेश्चन इजी था। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एडवांस एग्जाम का पेपर और वो भी फीटर ट्रेड का। और हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ था 29 सितंबर 2023 और सेकेंड स्टेज हुआ था 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, 2 घंटा हम लोग को टाइम दिया गया था। 50 क्वेश्चन था, टोटल 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 29 सितंबर हुआ था, सुबह हुआ था, शायद 9 से 10 बजे हुआ था और हमने तो काफी अच्छा इसमें स्कोर किया था। तो आप लोग एक बार जाकर वीडियो देख सकते हैं, माई ज्वाइनिंग लेटर का वीडियो। ठीक है, तो और भी आप लोग जानते हैं कि मैं BARC में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने काम करके आया। मेरा भी बहुत सारा दोस्त है, इलेक्ट्रिशियन का दोस्त है, अब बाकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का दोस्त है, बाकी ट्रेड का भी दोस्त, टन्नर का एक दोस्त भी है। तो उससे भी मैं पूछूंगा, टन्नर मैसेज के लिए भी इस बार BARC के लिए काफी अच्छा मौका है। तो उससे पूछ के अगर कुछ क्वेश्चन याद आए तो अगर कुछ क्वेश्चन भेजे जो एक्चुअली सही में प्रिपरेशन करता है, तो एग्जामिनेशन दे के आने के बाद सबसे पहले, अभी तो आप लोग का क्या हुआ, बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज होता है कि आप लोग आके यूट्यूब पर सर्च करते हो तो मेरा चैनल से तो आप लोग को वीडियो मिल जाता, आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लेते कि इस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था। हम लोगों का टाइम उतना एग्जैक्टली कोई आपको क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करता था, तो हम लोग आके कॉपी पर नोट डाउन करते थे। वेट, तो टन्नर का भी जो दोस्त है मेरा, उससे भी मैं पूछूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन टन्नर ट्रेड में पूछा गया था। तो इस बार का टन्नर मैकेनिक स्टूडेंट का भी काफी मदद मिलेगा इस बार। ठीक है, तो आज अभी फीटर ट्रेड का एडवांस एग्जाम का पेपर डिस्कशन करते हैं और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मेरा पास है उतना क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर क्वेश्चन एक्चुअली आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन आंसर सब डिस्कशन करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन का भी जरूरत होता है। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि सेकंड स्टेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो 2000 टेक्निकल MCQ का सीरीज मेरा यूट्यूब चैनल पर चलता है, उसको आप लोग देखिएगा। टोटल सीरीज जब कंप्लीट होगा तो BARC के लिए आपका पूरा 95% प्रिपरेशन ही हो जाएगा। मेन दिक्कत होगा आप लोग का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा और इसके लिए मैंने 50 मॉक टेस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बनाया हूं, तो उसका भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए टोटल 50 सेट है। 50 सेट में टोटल 50 × 50 मतलब एक सेट में अगर 50 क्वेश्चन है, टोटल 2500 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। और इस 50 सेट का आपको मैथ का सोल्यूशन मिलेगा, बाकी क्वेश्चन का नॉर्मल एग्जामिनेशन देने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैथ का ऑलमोस्ट अभी के लिए 2 वीडियो का सोल्यूशन है, तीसरा वीडियो का सोल्यूशन मैं 2-3 दिन में देने वाला हूं। और ऐसे 50 सेट का मैथ का सोल्यूशन में स्मार्ट बोर्ड पर आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैथ में दिक्कत होता है, जो मैथ आपको समझ में नहीं आता वो आप लोग वीडियो सोल्यूशन देख के आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग प्लेलिस्ट से 50 मॉक टेस्ट का जो स्पेशल टेस्ट सीरीज है उसको आप लोग ज्वाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को पूछा गया था द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर SI यूनिट। तो SI यूनिट का हिसाब से लेंथ का बेस यूनिट क्या होता है, तो मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे पूछता है कि CGS में क्या होता है, CGS में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसका बाद देखिए, SI सिस्टम को हम लोग MKS सिस्टम भी कहते हैं। MKS सिस्टम में हम लोग कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा था द बेस यूनिट ऑफ मास एज पर SI यूनिट, तो SI यूनिट का हिसाब से मास का बेस यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, सबसे पहले MKS का मतलब क्या है, मीटर, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद सेकेंड। और CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और 1 PS का मतलब होता है 1 PS
फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो रहा है, एक्चुअली आपका होता है एल, मैं आपको बता देता हूं, एल एम टी, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एम के एस, मतलब ये आपका हो जाएगा लेंथ, एल मतलब होता है लेंथ। ठीक है, इसका बाद एम मतलब होता है मास और टी मतलब होता है टाइम। ठीक है, और ए आपका हो जाएगा एम के एस, सी जी एस, और ये आपका हो जाएगा एफ पी एस। ठीक है, तो इधर आपका हो जाएगा एम के एस, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा आपका के है मतलब किलोग्राम हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और टाइम एस, एस मतलब हो जाएगा सेकेंड, सीजीएस। तो लेंथ के लिए क्या होगा सेंटीमीटर, सीएम, मास के लिए क्या होगा ग्राम, जी फॉर ग्राम, और टाइम का एस फॉर हो जाएगा सेकेंड, टाइम के लिए ऑलवेज सेकेंड ही होता है। इसका बाद एफपीएस, तो लेंथ के लिए एफ मतलब क्या होता है फुट होता है, और मास के लिए क्या हो जाएगा पाउंड हो जाएगा, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। तो ये चार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये चार्ट अगर याद है तो किसी भी आपको पूछा जा सकता है, बेस यूनिट ऑफ, ऐसे पूछ सकते हैं, लेंथ एज पर एफपीएस। तो एफपीएस में लेंथ का बेस यूनिट क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा फुट। ठीक है, तो ये चार्ट एक इंपॉर्टेंट चार्ट है। एल एम टी आपको याद रखना, एल मतलब लेंथ, एम मतलब मास, टी मतलब टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट गेजेस आर यूज टू चेक। लिमिट गेज किस लिए यूज होता है, तो आप लोग जानते हैं हम लोग गेज यूज करते हैं जो एलॉय स्टील से बनता है, किसके लिए यूज करते हैं कि कोई जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो यूज करने से काफी टाइम हम लोग का वेस्ट होता है, क्योंकि वो बहुत सारा स्टूडेंट को यूज करना भी नहीं आता और उसका रीडिंग सेट करते करते भी आपको टाइम लगता है। उससे अच्छा होता है क्या, गेज जिस साइज में आपको बनाना है उसी साइज का अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर आप लोग चेक कर लेते कि हाँ इसी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर है कि नहीं, तब अगर है तो एक्सेप्टेबल साइज है, तो उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेक करने के लिए हम लोग गेज का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों हम लोग चेक करते हैं, इसीलिए इसका नाम है लिमिट गेज। इसलिए यूज होता है व्हाट आर द डायमेंशन प्रोड्यूस विद इन गिवन लिमिट्स आर नॉट, मतलब जो आप लोग वर्कपीस का डायमेंशन बनाया है तो वो दिया गया लिमिट के अंदर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए लिमिट गेज यूज होता है। ठीक है, अगर दिया गया डायमेंशन मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अगर अंदर है, मतलब क्या है, ये जॉब एक्सेप्टेबल साइज के अंदर है, ACETAP एक्सेप्टेबल साइज के अंदर है। ठीक है, वेट, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ड्रिल बिट द एंगल ऑफ फ्लूइड इज नोन एज। ड्रिल बिट जिसे हम लोग होल बनाते हैं, तो इसका जो फ्लूइड का जो एंगल होता है, किसी भी ड्रिल बिट अगर है तो इस टाइप का एक फ्लूइड रहता है, तो ये जो फ्लूइड का एंगल होता है, तो फ्लूइड के एंगल को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हेलिक्स एंगल। तो ड्रिल का जो फ्लूइड का एंगल होता है हेलिक्स एंगल होता है, हेलिक्स एंगल और एक एंगल दोनों इसमें इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है, ऐसा नहीं है हम लोग बोल सकते कि हेलिक्स एंगल और एक एंगल दोनों सेम है, इसमें हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग क्या बोलेंगे कि ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल होता है, रेक एंगल होता है, दोनों का वैल्यू इक्वल है। कितना है, 27.5 डिग्री या 27.5 आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किस लिए है, जनरल पर्पस स्टील के लिए है, मतलब लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लो कार्बन स्टील पार्ट कैन नॉट बी हार्डन बाय हार्डनिंग। लो कार्बन का जो स्टील पार्ट है उसको हम लोग डायरेक्टली हार्डनिंग से, डायरेक्ट हार्डनिंग से हम लोग उसको हार्डनिंग नहीं कर सकते या हार्डन नहीं कर सकते हैं, बट इसका आउटर सरफेस को हम लोग हार्डन करते हैं। कैसे करते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत बार मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील जो पार्ट होता है उसको हम लोग डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट मतलब हम लोग अगर हार्डनिंग सरफेस को अगर हार्डन करना है तो हम लोग डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है, हार्डनिंग प्रोसेस, हम लोग उसका आउटर सरफेस को हार्डन नहीं कर सकते। तो हम लोग उसका आउटर सरफेस को हार्डन करते, केस को हार्डन करते। कैसे करते, केस हार्डनिंग से हम लोग करते हैं।
ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द जॉज इन दिस टाइप ऑफ रेंज ओपन पैरेलल विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू thus प्रोवाइडिंग सुटेबल फॉर ऑल साइजेस ऑफ नट दीज आर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का आईटीआई का टाइम भी हम लोगों को पूछा गया था और इस एग्जाम में भी हमें पूछा गया था। तो इसमें बोला है कि वो कौन सा रेंज है जिसका जॉ पैरेलली खुलता है, मतलब जब हम लोग ओपन करते तो पैरेलल दोनों ओपन होता है, किसका मदद से, स्क्रू का मदद से, और ऑल साइजेस ऑफ नट को पकड़ने के लिए ये रेंज यूज होता है। तो इस रेंज का नाम है मंकी रेंज। ओके। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था रिमूवल ऑफ क्लॉथ्स एंड ब्लंट एब्रेसिव ग्रेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग इज नोन एज। तो इसमें आपको बोला जा रहा है जो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का जब आप जो उसका टीथ का बीच में जो फंसा हुआ जो मटेरियल्स है उसको निकालने का, और जो भी ब्लंट एब्रेसिव जो भी कप का खराब हो गया ऐसे एब्रेसिव को निकाल लेने का जो ग्राइंडिंग सरफेस से जो निकालने का प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग करके हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का एक नया कटिंग एक्शन को हम लोग निकालते हैं। और ये जो आपका सरफेस खराब हो गया, जो एब्रेसिव जो आपका सरफेस खराब हुआ है, ब्लंट एब्रेसिव हो गया, या जिस सरफेस में आपका मटेरियल फंस गया है, तो उस सरफेस को क्या करते हैं, पूरा हम लोग रिमूव कर देते हैं एब्रेसिव स्टिक से, या बोल सकते हैं ड्रेसर से। ड्रेसर से हम लोग ड्रेसिंग करके वो जो खराब हो गया था उस सरफेस को हम लोग हटा देते हैं, नया कटिंग एक्शन ग्राइंडिंग व्हील का निकल के आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज अनसुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को बहुत बार बताया हूं कि वाटर एक्सटिंग्विशर कभी भी हम लोग यूज नहीं कर सकते क्लास बी फायर के लिए। क्लास बी फायर मतलब लिक्विड चीज से जो आग लगता है उन जगह में हम लोग वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि क्लास डी फायर के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज नहीं कर सकते। तब राइट आंसर हो जाएगा वाटर एक्सटिंग्विशर एंड फोम एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और क्लास बी फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है, फोम एक्सटिंग्विशर यूज होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काइजन इज ए जापानीज वर्ड व्हिच मीन्स। काइजन एक जापानीज शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब कंटिन्यूअस काम में जो इंप्रूवमेंट होता है इसको काइजन कहते हैं, और एक जापानीज वर्ड है। ओके। 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था न्यू हेक्सो ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूजन बिकॉज ऑफ। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट हुआ था मेरा, क्योंकि हमने तो तब शुरू में तैयारी स्टार्ट किया और अलग अलग बुक पढ़ते थे, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया रहता था। जो आंसर मैक्सिमम बुक में दिया रहता था वो है कि विल नॉट गेट्स ओर्न आउट, ओर्न आउट मतलब विल नॉट जब घिस जाता है तब एक नया ब्लेड कुछ स्ट्रोक का बाद ढीला हो जाता है। और इस ऑप्शन पे स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंचाव आने का कारण, तो इन दोनों ऑप्शन में मेरा बहुत डाउट हुआ था। एक्चुअली जो पेपर आया था 20 मिनट में मैं पूरा मार्किंग कर लिया था, 2 क्वेश्चन पर मेरा डाउट रहेगा और 2 क्वेश्चन को मैं पूरा सोचते रहा। कैसे सोचते रहा कि मेरा तो 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, तो कभी मैं सो जाता हूं, कभी मैं सोचता हूं क्या करें, 2 घंटे का टाइम, बाकी 2 घंटे 40 मिनट भी था। तो बहुत सोचने के बाद हमने देखा कि अगर विंग नट को खराब होना ही होता, घिस जाने का ही होता, तो पहले भी घिस जा सकते थे। इसमें आपको क्या बोला कि एक न्यू ब्लेड को हम लोग लगा रहे हैं, उसके बाद कुछ स्ट्रोक को चलाने का बाद मतलब कुछ टाइम कटिंग करने के बाद वो ब्लेड ढीला हो जाता। तो इसमें कैसे आंसर हो सकता है कि विंग नट गेट्स ओन आउट, विंग नट घिस जाने का कारण होता है। विंग नट को अगर घिस जाना होता तो पुराना ब्लेड में भी हो सकता था, है ना। तो हमने सोच के देखा विंग नट का अगर घिस जाना होता तो कभी भी घिस जा सकता है। तो एक क्वेश्चन का स्पेशली पूछा कि नया हेक्सो ब्लेड के लिए पूछ रहा है, तो विंग नट का साथ कोई मतलब नहीं लग रहा है। इस पर हमने बहुत सोचा, तब मैंने राइट आंसर कर दिया स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, इसको हमने राइट आंसर किया। उसका बाद और एक क्वेश्चन बच गया, उस क्वेश्चन पर मैंने बहुत दिमाग लगाया और फिर भी मेरा गलत हो गया। वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाद में जब
हम लोग स्किल टेस्ट देने गया था तो सब स्टूडेंट से पूछा, मैंने बोला कि 2 क्वेश्चन में मेरा डाउट है, बाकी सब सही है मेरा। तो एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, सबने बोला कि इसका राइट आंसर स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड होगा। तब उसका बाद मैंने निमी का बुक भी पढ़ना, एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट किया। एमसीक्यू का जो 4 सेमेस्टर का एमसीक्यू पीडीएफ आता तो उसमें भी देखा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड है। तो हमें लगा कि नहीं, एक क्वेश्चन तो सही है, मतलब 49 तो मेरा सही होगा ही। बाकी सब स्टूडेंट से पूछा तो वो सब स्किल टेस्ट देने गया तो बोल रहा था, किसी ने बोला 42, किसी ने बोला 43 अटेम्प्ट किया। तो हमें लगा कि मेरा चांसेस है इसमें सिलेक्शन होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें पूछा गया था द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सो ब्लेड फॉर कटिंग थिन सेक्शन ट्यूब। तो थिन सेक्शन ट्यूब को काटने के लिए हेक्सो ब्लेड का सबसे सुटेबल पिच कौन सा होता है? जो फाइन पिच होता है, वेब सेट 0.8 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखो इसमें अगर बात करते कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया था, 50 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन ही पूछा गया था एशियन पब्लिकेशन का जो बलबीर सिंह राइटर है उसी बुक से हम लोग को पूछा गया था। 49 क्वेश्चन पूछा गया था और हमने पूरा उसको एकदम पढ़ के गया था, अच्छा से पढ़ के गया था, और इसीलिए हमने उतना तक तो कर पाए। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वैसे अलग था, थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि डिफरेंट नहीं था, ये जो स्ट्रेच आने वाला क्वेश्चन है, फ्यू स्ट्रोक नया हेक्सो ब्लेड को फ्यू स्ट्रोक चलाने के बाद क्यों वो ढीला हो जाता है, इसको भी मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन दोनों ऑप्शन में हम कंफ्यूज था, तो उसको हमने सोच के सही आंसर माना। बाकी सब क्वेश्चन एशियन पब्लिकेशन का बुक से पूछा गया है। जो स्टूडेंट तैयारी कर एशियन पब्लिकेशन का बुक को अच्छा सब लोग पढ़ के जाइए। लेकिन इस बार क्या होगा वही सोचना है, क्योंकि आप लोग का ऑल इंडिया में इस बार एग्जामिनेशन सिटी दिया है, मतलब सीबीटी होगा, और सीबीटी किसने कंडक्ट करने वाला है। अगर टीसीएस ने किया तो थोड़ा उल्टा सीधा तो क्वेश्चन पूछेगा, और पहला स्टेज का अगर टीसीएस ने बनाया तो थोड़ा खतरनाक होगा, एसएससी लेवल का होगा, लेकिन उतना टफ भी नहीं रहता है। जिन्होंने अगर बीआरसी के देखते तो, लेकिन बीआरसी एनआरबी का टफ होता है, बीआरसी मुंबई उतना टफ नहीं होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिस टाइप ऑफ पाइप इज कॉमनली यूज्ड फॉर वाटर, स्टीम, ऑयल एंड गैस। मतलब वो कौन सा पाइप होता है जो वाटर, स्टीम, ऑयल, गैस इन सब जगह में यूज होता है। और यही क्वेश्चन में मेरा रॉन्ग हो गया था, मैंने बहुत सोचा लेकिन इसका आंसर मैंने गलत लगा के आए थे। तो इसका राइट आंसर मैंने जीआई पाइप लगाया था, जीआई पाइप शायद ऑप्शन में था। तो इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा पाइप है जो वाटर, स्टीम, ऑयल, गैस सभी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टील या रॉट आयरन पाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में मेरा गलत हुआ था, इसका कारण ही मेरा टोटल 4 मार्क्स डिडक्ट हो गया था। 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक फ्लाई कटर इज यूज्ड ऑन। एक फ्लाई कटर कहां पे यूज होता है? जो स्पॉट फेसिंग करने के लिए यूज होता है, तो मिलिंग मशीन पर यूज होता है। यूनिट एंड कन्वर्सन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना क्यूबिक फीट होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 35.3147 क्यूबिक फुट होता है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से ऐसे आपको कन्वर्ट करने से या कन्वर्सेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कन्वर्सन का जो क्वेश्चन पूछता है, जितना भी क्वेश्चन पूछता है, इसका लिस्ट मेरे पास है, जिसका ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत आप लोगों का नहीं होगा बाकी एग्जाम में। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन ए मूविंग बॉडी इज। किसी भी गतिमान वस्तु पर वायु द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ड्रैग कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी गतिमान वस्तु में जो वायु द्वारा, मतलब किसी वस्तु जा रहा है, आप लोग जब बाइक में जाते हैं तो देखना कि आपको हवा लगता है सामने से, तो वो जो होता है इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं ड्रैग। 15 नंबर क्वेश्चन में इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड इन। तो ये सब क्वेश्चन में ऑलरेडी 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ में ऐड कर दिया हूं, क्योंकि जब 2000 एमसीक्यू को पीडीएफ मैंने बनाया था, सभी प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने देखा जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगा वो सब क्वेश्चंस का मैंने कलेक्ट करके इसमें डाला है। तो ये क्वेश्चन का स्पेशली मैंने 2000 एमसीक्यू का सीरीज में डिस्कशन किया कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किस में प्रोवाइड किया जाता है? तो 5 पर किया जाता है। और अगर ऐसे आपको पूछता है पियर्सिंग ऑपरेशन, PIERCING, पियर्सिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किस में दिया जाता है? तब राइट आंसर हो जाएगा डाई पर। ओके, 16th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इन होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम मतलब क्या होता है?
होल बेसिस सिस्टम मतलब होता है जब हम लोग फिटिंग जॉब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग होल को बना लेते हैं और होल का साइज प्रॉपर बना के, अगर हमको 50 मिलीमीटर डाया का होल बनाना तो 50 मिलीमीटर डाया का होल हम लोग बना लिए हैं, एग्जैक्ट बनाया है और उसको कांस्टेंट रख दिए। उसका बाद उस होल का मुताबिक हम लोग शाफ्ट का साइज को वेरी करते हैं, शाफ्ट का साइज को कम बेसी करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं होल बेसिस सिस्टम, मतलब होल का साइज को कांस्टेंट रख के फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग पाने के लिए शाफ्ट का साइज को जब हम लोग वेरी करते हैं, कम में ज्यादा करते हैं, तो इसको कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। तो इसमें देखिए द साइजेस ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब होल का साइज को कांस्टेंट रखते हैं, और साइजेस ऑफ शाफ्ट इज वेरी, मतलब शाफ्ट का साइज को हम लोग कम ज्यादा करते हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो क्वालिटी कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मतलब इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, किसी भी जगह में अगर आपको मतलब कोई भी बोल्ट लेना है या कोई भी नट लेना है, आप लोग ऐसे करते हैं ना कि एम 10 into 1.5, मतलब ये क्या आपका स्पेसिफिकेशन है। अगर आप लोग ये जाके बताते हैं जैसे वी ब्लॉक होता है कि वी ब्लॉक, इसका बाद ग्रेड ए, इसका बाद आप लोग बोलते हैं कि जो भी आपका साइज होता है 100 मिलीमीटर, तो ये सब आप लोग स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहला स्टेज या पहला स्टेप होता है, ये बताते हैं तभी आपको इसी साइज का ए ग्रेड का वी ब्लॉक आपको मिलेगा। हेक्सोब्लेड का स्पेसिफिकेशन जैसे होता है लेंथ, पिच और टाइप ऑफ मटेरियल, वो आपको बोलना पड़ेगा लेंथ कितना मिलीमीटर है, 250 मिलीमीटर या 300 मिलीमीटर, पिच कितना है 0.8 या 1.1 या 1.8, वो अगर बोलेंगे। टाइप ऑफ मटेरियल लो कार्बन, जैसे लो एलो स्टील या आप लोग हाई स्पीड स्टील का चाहिए, तो ये सब स्पेसिफिकेशन होता है। आप लोग अगर सही से बताते हैं दुकान में जाकर तो आपको उसी स्पेसिफिकेशन वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऑन हुज ओपिनियन इज द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बेस्ड, तो किसका ओपिनियन में, किसका मत पर, मतलब क्या है, किसका मतलब जैसे किसका ऊपर डिपेंड करके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। तो जो कंज्यूमर होता है, जो एक्चुअली लेता है दुकान में, जो जाके जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसका बेसिस पे उसको सुविधा देने के लिए हम लोग एक्चुअली स्पेसिफिकेशन सिस्टम को रखते हैं। अगर हम लोग जाके स्पेसिफिकेशन नहीं बताते तो उल्टा सीधा साइज का या उल्टा सीधा हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमें चाहिए उसी साइज का या उसी शेप का नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग बता देते उसका स्पेसिफिकेशन, तब हम लोग को प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट मिल जाता है, सही प्रोडक्ट सही साइज का मिल जाता है। तो ये किसका सुविधा होने के लिए होता है, तो कंज्यूमर जो एक्चुअली खरीदता है। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था द बेस्ट मेथड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट इज, तो एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द जॉब, मशीन एंड वर्किंग प्लेस, मतलब जॉब रिलेटेड, मशीन रिलेटेड और वर्क प्लेस रिलेटेड जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है उसको हम लोगों को सब कुछ मानना चाहिए। तो अगर सब कुछ हम लोग फॉलो करके चलते हैं, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, तो हम लोगों का क्या होता है, एक्सीडेंट से हम लोग उसमें बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप इसका क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, लेवल देख के आपको पता लगेगा कि कितना नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा था। तो एक क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, तो ये एक क्वेश्चन था, ऐसा बोला था एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का ऐसे 4 सेक्टर हमें दे दिया गया था, वेट 4 सेक्टर हमें ऐसे दे दिया गया था, ठीक है, जिसका रेडियस 5 दिया था, और हम लोगों को बोला गया था इसका जो साइड है स्क्वायर का 20 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो ये जो 4 सेक्टर को अगर हम लोग काट लेते हैं, बाकी ये जो बचा हुआ पोर्शन रहता है, इसका एरिया कितना होगा, ये हम लोग को निकालने के लिए दिया था। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में दिक्कत है तो सबसे अच्छा होता है कि आप लोग निमी का किताब पढ़िए। तो निमी का जो 2 ईयर का क्वेश्चन बैंक है, 2 ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को लेके फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को लेके सेकंड ईयर क्वेश्चन बैंक, दोनों क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन है, मोर देन, अगर आप लोग सोचते हैं मोर देन 500 से ज्यादा क्वेश्चन है। और इन दोनों ईयर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए सोल्यूशन करके डाला है,
तो अगर आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में तैयारी करना है तो 2 वीडियो है, आप लोग लिख के सर्च कीजिएगा कि निमी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्वेश्चन फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा और सेकंड ईयर का भी मिलेगा। एक फर्स्ट ईयर का वीडियो 3.5 घंटे का और सेकंड ईयर का टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है और क्वेश्चन भी ज्यादा है, इसलिए उसका वीडियो सेकंड ईयर का वीडियो 4.5 घंटे का आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले स्क्वायर प्लेट का जो है, स्क्वायर प्लेट का जितना एरिया है वो आपको निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर मतलब 20 to 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये बाकी जो 4 सेक्टर है, तो 4 सेक्टर अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो किसी भी सर्किल, सेक्टर मतलब क्या, सर्किल है और किसी एक पार्ट को इसमें से हम लोग निकाल ले रहे हैं, ये सोचिए ए पार्ट है, ठीक है, तो इसको सेक्टर कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका टोटल एंगल कितना, तो 360 होता है और इसमें हम लोग को एंगल पता नहीं है इसीलिए थीटा कर लिए है। ओके, तो इसमें देखिए इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऐसे भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का। तो इसमें देखिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर का साइड का एंगल होता है कितना होता है 90, मतलब ये आपका एंगल कितना होगा 90, तो 90 आपको 360 इंटू पाई आर का वैल्यू क्या है, रेडियस आपको दिया है 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक सेक्टर का वैल्यू कितना होगा 25 पाई अपन 4 आ गया एक सेक्टर। ऐसे कितना सेक्टर, टोटल 4 सेक्टर है, इंटू आपको करना है एरिया ऑफ 4 सेक्टर, तो 25 पाई अपन 4 इंटू 4 सेक्टर, तो 4 सेक्टर कट जाएगा तो 25 पाई आ जाएगा, तो पाई का वैल्यू 3.14, तो आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो आपका 4 सेक्टर है, तो 4 सेक्टर का अगर मिलाते हैं, इसका 90, इसका 90, इसका 90 और इसका 90, मतलब 360 आ गया। तो 4 सेक्टर के मिला के अगर आप लोग ऐसे मिलाते हैं, ऐसा अगर एक सेक्टर है, ऐसा अगर दूसरा सेक्टर है, ऐसा अगर तीसरा सेक्टर है और ऐसा अगर चौथा सेक्टर है, तो क्या होगा, 4 सेक्टर को मिला के एक सर्किल ही हो गया, सर्किल हो गया है ना। तो अगर आप लोग इसका जो स्क्वायर का एरिया है उसी से अगर एक पूरा सर्किल का अगर आप लोग एरिया को निकाल माइनस कर देते, बाकी पार्ट का ये जो पार्ट है इसका एरिया निकाल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, लेकिन हम लोग थोड़ा तोड़ फोड़ के किया। सबसे पहले एक सेक्टर का निकाल, उसके बाद 4 सेक्टर का निकाल लिया। अगर आप लोग डायरेक्ट एक सर्किल का एरिया निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट अगर आप लोग कर लेते तो आपका वही हो जाता। आप देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो आपका आ गया 25 पाई आ गया। तो आप देखिए ये आपका आ रहा था ना 4 सेक्टर का एरिया, तो इसका बाद पाई का वैल्यू 3.14 करेंगे तो इसका आएगा 78.5। तो पहले कितना था, स्क्वायर का था 400, तो इसमें आपको लिखना है एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, बाकी फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा, जो आपका फील्ड बचे है, इस टाइप का जो फील्ड आपका बचे है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर का था। और इससे जो 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर मिलकर एक आप बोल सकते सर्किल है, उसको अगर माइनस कर देते तो आपका इतना बच रहता, तो 321.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाकी रिमेनिंग पार्ट का ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, 321.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था इस पेपर में, तो जो भी स्टूडेंट आप लोग एग्जामिनेशन दे के आए थे 2019 में, आप सभी को एक क्वेश्चन का तो जरूर याद है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या काम होता है, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड को जब कम करना होता है थ्रेड कटिंग ऑपरेशन का टाइम, तब हम लोग बैक गियर का इस्तेमाल करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग को पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में किस टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा थ्रो अवे टाइप कटिंग टूल यूज होता है, जो हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फिर से उसको ग्राइंडिंग करने का हम लोग को टाइम नहीं है, ग्राइंडिंग करने जाते तो प्रॉपर शेप में नहीं बनते, फिर से ग्राइंड, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं बीट टाइप, तो इंसर्टेड बीट टाइप यूज करते हैं, खराब हो जाए तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो थ्रो अवे टाइप टूल हम लोग यूज करते हैं मास प्रोडक्शन में। व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टोरिंग कैपेसिटी कितना है, 7 मीटर क्यूब होता है, ओके। 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग को पूछा गया था स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हेक्सो ब्लेड। हेक्सो ब्लेड का स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, 250 मिलीमीटर होता है, 300 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन में 250 मिलीमीटर था, इंच में पूछा गया तो 8 इंच होता है और 12 इंच होता है, ओके। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था टू स्लिप गेजेस इन प्रिसिजन मेजरमेंट आर ज्वाइंड बाय ए मेथड व्हिच इज कॉल्ड।
तो जब हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ता है, सोचो किसी भी एंगल को जब निकालना पड़ता है, तो ये आपका हो गया साइन बार हो गया, ठीक है। और ये आप इधर इस साइड में रहेगा स्लिप गेज, तो स्लिप गेज को तो आपको सेट करना पड़ेगा ना, एक का ऊपर एक को स्लिप गेज को रख के तो इतना हाइट को सेट करना पड़ेगा। तो जब हाइट को सेट करना पड़ेगा तो स्लिप गेज का ऊपर स्लिप गेज रखेंगे तो नहीं होता। स्लिप गेज में ऐसे भी N1 फिनिश होता है, लैपिंग किया हुआ रहता है। तो जब हम लोग लैपिंग क्या मतलब उसका हाई प्रिसिशन सरफेस होता है, तो हाई प्रिसिशन सरफेस क्या होता है, उसका बीच में एयर फंसने का कोई जगह नहीं होता। दो स्लिप गेज को रख के जब हम लोग रगड़ देते तो बीच में कोई एयर जब भी नहीं फंसता, तो एक स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज के ऊपर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाता है और एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज बैठ जाता है। तो वैसे करके हम लोग ये टोटल इसका हाइट को सेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरा स्लिप गेज को अगर हम लोग रगड़ के ज्वाइन कर देते, इसको कहते हैं रिंगिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फॉर कार्बाइड टिप टूल टर्निंग ऑन हार्ड मटेरियल इट हैज डैश एसेंशियल। कार्बाइड टिप टूल हम लोग यूज करते हैं जो कठोर मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल को टर्निंग करने के लिए। और कार्बाइड टिप टूल में कौन सा एंगल होना चाहिए, रेक एंगल, तो नेगेटिव रेक एंगल होना कंपलसरी है, क्योंकि हार्ड मटेरियल को अगर नेगेटिव रेक एंगल नहीं देते तो हार्ड मटेरियल को कट नहीं पाएगा, उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं बनेगा। स्ट्रेंथ जब नहीं बनेगा तो हार्ड मटेरियल को कैसे करेगा। सबसे पहले अपने अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो हम दूसरे मटेरियल को कैसे मारेंगे या कैसे हम काटेंगे, है ना। मेरा अगर अंदर ताकत है, अगर हम मेरा अंदर स्ट्रेंथ है तो हम दूसरे को क्या कर सकते, दूसरे को मार सकते। तो वैसे ही है, उसका नेगेटिव रेक एंगल जब भी करते तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन हाई रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू इट्स, तो इसमें बोले मैग्नीशियम हम लोग यूज करते हैं हाई रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से। तो किसके लिए, क्योंकि इसका मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसीलिए। तो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ड्रिल चक इज हेल्ड ऑन मशीन स्पिंडल बाय मींस ऑफ। ड्रिल चक को हम लोग मशीन स्पिंडल पर कैसे फिट करते हैं, एक आर्बर का माध्यम से हम लोग फिट करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था स्वेज ब्लॉक इज मेड अप ऑफ। स्वेज ब्लॉक किस मेटेरियल से बनता है, तो मैलेबल कास्ट आयरन से स्वेज ब्लॉक बनता है। ओके, फिलर गेज इज यूज्ड टू चेक। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग को सेकंड स्टेज में पूछा गया था, जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलर गेज कहां पे यूज होता है, दो मेटिंग पार्ट के बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए यूज होता है। इसका ब्लेड का लेंथ होता है 100 मिलीमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। तो कटिंग टूल का मूवमेंट होने का कारण जो वर्क सरफेस पर पैटर्न बनता है, इसको क्या कहते हैं, इसको सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन के भी एनालिसिस मैंने 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ पर किया हूं, क्लास जब मैंने प्रोवाइड किया तो उसमें मैं आपको समझा रहा हूं सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, वेविनेस क्या होता है, रफनेस क्या होता है, इरेगुलरिटीज क्या होता है, ले क्या होता है, फ्लॉज क्या होता है, सब मैं आपको समझाया हूं। तो 2000 एमसीक्यू का सीरीज जरूर देखिएगा, आपको टेक्निकल का जानकारी सही से मिलेगा। 31 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया था कटिंग एज ऑफ चीजेल शुड बी। तो चीजेल का कटिंग एज कैसा होता है, हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है, हार्डन एंड टेम्पर्ड होता है। और एक किस मेटल से बनता है, क्रोम वेनेडियम स्टील और हाई कार्बन स्टील से बनता है। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट शुड नॉट बी एक्सीड। तो दो रिवेट के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम लोग पिच कहते हैं, जो 3D होता है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, 24 टाइम थिकनेस ऑफ द मेटल। मेटल का जो थिकनेस होता है उसका 24 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए दो रिवेट के बीच का दूरी। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया था व्हाई फाउंडेशन बोल्ट्स आर एसेंशियल टू मशीन। मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट का क्यों जरूरी होता है। जैसे लेथ मशीन का बात करते, किसी भी भारी सीएनसी मशीन है उसको फ्लोर का साथ फाउंड करके पकड़ के रखने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का जरूरत होता है। तो होल्ड द मशीन फर्मली, मशीन को फर्मली मतलब अच्छा से पकड़ने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का जरूरत होता है। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया था द फ्लेम टेम्परेचर फॉर ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम इज। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम के लिए फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है, 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑक्सी एसिटिलीन का पूछता तो 3100 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर हो जाता। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया था टू टर्न एन एक्सटर्नल एंगल हैविंग 60 डिग्री इंक्लूडेड एंगल द कंपाउंड स्लाइड टू बी सेट टू। तो इसमें जब आपको बोला है कि एक्सटर्नल एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, इंक्लूडेड एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, तो कंपाउंड स्लाइड को कितना डिग्री एंगल में सेट करना पड़ेगा, तो हाफ ऑफ
इंक्लूडेड एंगल हाफ ऑफ 60 मतलब हो जाए आपका 30 डिग्री एंगल पर आपको कंपाउंड स्लाइड को सेट करना पड़ेगा। जो इंक्लूडेड एंगल होगा उसका हाफ पे हम लोग को सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, which type of washer is used for locking the nut by bending the washer against the side of the nut which is located near an edge or corner। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ वॉशर होता है जिसको हम लोग बेंड करके नट को लॉक करते हैं, और वो वॉशर कहां पर लोकेटेड होता है, एकदम जॉब का किनारे पर या कॉर्नर पर वो लोकेटेड होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉशर को हम लोग बेंड करते हैं और नाट को हम लोग लॉक करते हैं। तो कौन सा वॉशर होता है, टैब वॉशर होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी कॉमन क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया था, इन BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में जो टॉलरेंस होता है 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है, तो उसको हम लोग कैसे डिजिग्नेट करते हैं। सबसे पहले करते हैं IT01, उसके बाद IT0, उसके बाद IT1, उसके बाद IT2, शुरू करके IT3, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट में होता है IT16। टोटल देखिए 1 से 16 टोटल कितना होता है, 1 से 16 होता है टोटल 16, और ये 17, एक 18, तो 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच अमंग दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस। किसी भी सरफेस का स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ट्राई स्क्वायर किससे बनता है, हार्डन स्टील से बनता है। इसका बाद एक क्वेश्चन था, सेटिंग इन टीथ इन हेक्सोब्लेड इज। तो हेक्सोब्लेड का सेटिंग ऑफ टीथ का मतलब क्या होता है, तो जब हम लोग एक्चुअली एक वर्कपीस है, तो इसको जब हम लोग काटते हैं तो ब्लेड का जितना थिकनेस है उसी थिकनेस का अगर काट बनाते हैं, तो जो काट बन रहा है, सोचिए ब्लेड का थिकनेस 4 मिलीमीटर है, तो ये जो काट बना रहा है वो भी अगर 4 मिलीमीटर का होता है, तो क्या होगा, ब्लेड साइज से मूव नहीं हो पाएगा। ब्लेड साइज से मूव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब हेक्सो करते हैं सीसॉ मोशन होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो कभी ऊपर नीचे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो जब इसका भी 4 गैप है और इसका भी साइज 4 है, मतलब इसमें मूव होने का, साइड में मूव होने का, बेंड होने का कोई सुजग नहीं रहता है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी थोड़ा सा हम लोग का हाथ हिलता है तो ब्लेड टूट जाता है। इसीलिए क्या होता है, एक गैप को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। जितना ब्लेड का थिकनेस होता है उससे ज्यादा एक गैप होता है, और लिया अगर 4 मिलीमीटर होगा तो गैप सोचिए 6 मिलीमीटर होता है। तो ये ऐसा बड़ा काट बनाने के लिए जो हम लोग ब्लेड का सेट करते हैं, टीथ का जो सेट करते हैं, इसको हम लोग सेटिंग ऑफ टीथ कहते हैं। टीथ को कभी ऐसे रखते हैं, एक साइड ऐसे ऐसे रखते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वेब सेट में भी रखते हैं, ऐसे ऐसे भी रखते हैं, ऐसे ऐसे वेब सेट में भी रखते हैं। एक होता है स्टैगर्ड सेट और दूसरा होता है वेब सेट। इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ टीथ। मतलब टीथ का हम लोग ऐसे सेट करते हैं कि जो कट बनेगा उसका साइज ब्लेड का थिकनेस से ज्यादा हो, और क्या होगा, जब ज्यादा होगा तो उसमें ब्लेड का बॉडी का साथ वर्कपीस का कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इसमें कोई हीट भी जनरेट नहीं होगा, और थोड़ा सा मूवमेंट भी होगा तो बेंड होगा, बेंड भी हो सकता है, और ब्लेड टूटने का कोई चांसेस नहीं होता। तो आप पढ़िए, इसमें बोला है रिक्वायर्ड टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लेड एंड द वर्कपीस। वर्कपीस और ब्लेड का बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको अवॉइड करने के लिए सेटिंग ऑफ टीथ किया जाता है। इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है, मतलब 0.001 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पर हम लोगों को पूछा गया था, व्हिच टाइप ऑफ टैप रेंज प्रिवेंट्स डैमेज टू द टैप। टैप आप लोग जानते हैं, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, जिसको हम लोग टैपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिंग टैप, या उसको हम लोग प्लग टैप कहते हैं। थर्ड टैप का 2 नाम है, बॉटमिंग टैप और प्लग टैप। ठीक है, तो टैप को डैमेज होने से बचाने के लिए कौन सा टैप रेंज यूज होता है, सॉलिड टैप रेंज यूज होता है। इसमें सर्टेन साइजेस ऑफ टैप ही यूज होता है। इसका 4 साइड होता है, 4 साइज में 4 स्पेसिफिक साइज का टैप ही इसमें यूज होता है, और उस टैप को डैमेज होने से बचाता है। 42 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया था, which one of the following is the correct formula for tapered ratio। tapered ratio को हम लोग क्या बोलते हैं, के से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग कॉनिसिटी कहते हैं, CONICITY, कॉनिसिटी कहते हैं। तो कॉनिसिटी का फॉर्मूला था बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर अपन टेपर लेंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपन स्मॉल l। 43 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया था, द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज इज।
ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 121 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन हम लोग का पेपर में एक्चुअली पूछा गया था। तो इतना आसान लेवल का क्वेश्चन आपको टेक्निकल में पूछा जाएगा अगर आप लोग टेक मैकेनिकल का क्लास को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि जो वीडियो मैं यूट्यूब पर डालता हूं मैं बहुत ज्यादा एफर्ट देके आप लोग के लिए डालता हूं। 2000 एमसीक्यू का सीरीज देखिए आप लोग, एक बार अगर उसको देखते हैं और उसका पीडीएफ का अगर आप लोग देखते हैं तो आपको लगेगा कि एक किताब में भी उतना तो क्वेश्चन है नहीं और उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये इसका बाद क्या बोला है, इन बेल ड्राइव पुलीज आर मेड ए स्लाइटली कन्वेक्स सरफेस रेदर देन प्लेट, दिस कन्वेक्स सरफेस इज कॉल्ड। जो पुली होता है तो उसका सरफेस हम लोग टोटल फ्लैट नहीं बनाते, उसका सरफेस थोड़ा सा ऐसे कॉन्वेक्स टाइप बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि क्राउनिंग ऑफ पुली, या हम लोग क्राउन या क्राउनिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, बेल्ट को ऑलवेज सेंट्रलाइज रखता है, मतलब एकदम सेंट्रल पोजीशन में रखता है। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच फ्रिक्शन ऑकर इन एन अनलुब्रिकेटेड जर्नल बियरिंग। जो अनलुब्रिकेटेड जर्नल बियरिंग मतलब बियरिंग में हम लोग लुब्रिकेट यूज करना होता है, उसमें अगर हम लोग लुब्रिकेट यूज नहीं करता तो अनलुब्रिकेटेड अवस्था में रहता है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, उसमें लुब्रिकेंट नहीं है इसलिए मतलब उसमें ड्राई फ्रिक्शन होगा। ओके 46 और एक क्वेश्चन आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय। न्यूमेटिक नाम सुन के आपको याद आता है कि कंप्रेस्ड एयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे न्यूमेटिक ड्रिल है या किसी भी चीज है उसको ऑपरेट करते हैं कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, तो यही 46 क्वेश्चन है जो हमें याद था, एग्जामिनेशन दे के आने के बाद मैंने अपना डायरी पर नोट डाउन किया था और जब आप लोग का रिक्वेस्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ऐसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी काफी क्वेश्चन मेरे पास है, जितना मेरा पास है उतना क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली बीआरसी में मेरा टाइम में कैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्लास अच्छा से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी में क्लास प्रोवाइड करना भी मेरे लिए नामुमकिन हो रहा है। तो फिर भी मैंने आज कूलर ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते सर बैकग्राउंड नॉइज आता हूँ, तो नॉइज आने पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्लास हमें लेना है, इसीलिए कूलर को ऑन किया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर नॉइज आया तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।